हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोगों को बात करनी है वो टॉपिक है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए और इसका क्या रोल हो सकता है हमारे करियर में, इस बात को समझना है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं और ये दौर अभी पिछले 4-5 साल में काफ़ी बढ़ा है। तो क्या वाकई में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहिए, ज़रूरत है इसकी? अभी कई सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट करी लेकिन हमको समझ में नहीं आए सवाल, हमको बन नहीं रहे वहाँ पे सवाल, या कुछ सवाल बने लेकिन उसके बाद थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम्स आना चालू होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं बनते और ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है और वो इस फील्ड से ही गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि वो इस फील्ड के लिए बने ही नहीं है। अब क्या सच्चाई है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है और क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज का ये पूरा वीडियो है। वीडियो को अंत तक सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें मिलने वाली हैं। आपको सही जानकारी मिलने वाली है कि आखिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी भी है या नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे आप लीड कोड का नाम सुनते हैं, हैकर रैंक का नाम सुनते हैं, कोड शेफ है, स्पॉज है, टॉप कोडर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, आप पहले अपना अकाउंट बनाते हैं और आप वहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जाता है दो तरीके से। एक तो टॉपिक के हिसाब से भी कैटेगराइज किया जाता है, किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, एरे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, वो कैटेगरी बनी हुई है। दूसरा इसमें कैटेगरी हो सकती है कि इजी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मॉडरेट प्रॉब्लम है या हार्ड प्रॉब्लम है, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत अंतर होगा ज़रूर, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स में असली मकसद यही है कि वो आपको एक स्टोरी टाइप की प्रॉब्लम दें, कुछ कंस्ट्रेंट्स दें और आपको एक तयशुदा टाइम में इसको सॉल्व करना है, सबमिट करना है। देन एंड देयर आपको पता चल जाएगा कि आपका सॉल्यूशन सही बना या गलत बना। उस पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी ओवरऑल रैंकिंग तय होती है। तो ये एक तरह का कंपटीशन है, इसको आप एक स्पोर्ट की तरह ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अचीव करना है, गोल अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं और सच बताऊं तो अगर आप इसको रेगुलर करेंगे, शुरुआत में हर किसी को मुश्किल लगता है, शुरुआत में किसी को नहीं बनता है, लेकिन कुछ समय बाद कई लोगों को इसमें एडिक्शन हो जाता है। यानी उनको ऐसा लगता है कि इसको किए बिना तो मज़ा ही नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज़ लाइक अ गेम। तो ये सबके साथ नहीं होता क्योंकि इसमें चैलेंज तो है ही। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाके कसरत करते हैं, सब लोगों को कसरत करना पसंद नहीं होता है। कई लोग शौक में जाते हैं, दूसरों को देखकर जाते हैं, कहीं से इन्फ्लुएंस होकर जाते हैं, वो मोटिवेशन लेकिन 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। जब वहाँ पर उनको रोज़ सुबह उठ के जाना पड़ता है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है और जब बॉडी पेन करती है तो उन्हें लगता है कि भाई गिव अप कर दो, इससे बेहतर तो हमारी नींद है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्रति गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं कि ये करना ही है मुझे अचीव, तो वो लोग कर भी लेते हैं। लेकिन ये एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरीके से माइंड को शार्प करने के लिए, लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहेलियां सुझाते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन डेवलप होता है, ट्रेंड होता है कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपके ब्रेन को एक कंपटीशन की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको जिम जाके कसरत करनी होती है, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ट्रेनिंग लेनी होती है, उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी है, जिसमें आपको काफ़ी वक्त देना पड़ता है और धीरे धीरे करके आप इवॉल्व होते हैं और आपको समझ में आने लगते हैं क्वेश्चंस और आपसे बनने लगते हैं। तो यस, ये डेफिनेटली आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, खास तौर पे प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये भी मानने में कोई बुराई नहीं है कि कुछ लोगों का लॉजिकल ब्रेन नहीं डेवलप हो रहा होता है, उतने आसानी से वो उनको बनता नहीं है।
या ये कहें कि उनका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाता है उस चीज़ में। मैं बोलूँगा अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में, आईटी कंपनीज की फील्ड में देखिए कि नॉन प्रोग्रामिंग वाले प्रोफाइल्स कौन से हैं, उन प्रोफाइल्स पे जाने की कोशिश करिए जहां बहुत ज़्यादा कोडिंग ना हो। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कोडिंग का भी जॉब है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेस कोडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोडिंग नहीं है। ऐसे वाले जॉब्स आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है। ठीक है, होता है, सब लोगों का एक जैसा माइंड नहीं चलता है, सब लोगों की एक जैसी लाइकिंग नहीं होती है, तो वो आपको जज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, आपको कोडिंग पसंद है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है, आपको जब वो चैलेंज मिलता है, वो चैलेंज में मज़ा आता है, तो फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप लोगों के लिए बना है। अब इसको करना क्यों है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले, आज से 10-15 साल पहले भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती थी, लेकिन तब बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे। जो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IITs हैं, NITs हैं, या कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के अंदर, उनके कुछ चुनिंदा बच्चे, वहाँ पर भी सभी नहीं, जो थोड़े से एम्बिशियस हैं, थोड़े अवेयर हैं, वो लोग इन पर पार्टिसिपेट करते थे और उनकी प्रोग्रामिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाती थी और इसीलिए उनके अच्छे पैकेजेस लगते थे, उनकी अच्छी जगह जॉब लग जाती थी उनकी इस स्किल सेट की वजह से। लेकिन अब दौर बदल गया है। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की वजह से यूट्यूब पर इतने सारे लोगों ने बोला, लिंक्डइन पे इतने सारे लोगों ने बोला, जब उन लोगों की सैलरी हमें दिखती है, उनकी सक्सेस हमें दिखती है, तो हमें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए। और इसी इन्फ्लुएंस के चलते पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे बाढ़ आ गई है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, टैलेंट सब में एक बराबर नहीं होता, तो कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट लेवल पर रहते हैं। तो अभी कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, अभी ज़्यादा लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब जॉब मांगने आप जाते हैं तो ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी हुई है। इसके कारण उनका प्रोग्रामिंग स्किल सेट ज़्यादा बेहतर हो जाता है और उनके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने उस चीज़ को नहीं किया है तो आप अपने रास्ते कम कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आज के समय में मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कितनी करनी चाहिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप 3 कैटेगरी मान लीजिए, इजी प्रॉब्लम, मॉडरेट प्रॉब्लम और हार्ड प्रॉब्लम्स। आपको जब सीखना आपने स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग को, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप सी लैंग्वेज से सीखना स्टार्ट करें, तो मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज से सीखना स्टार्ट किया, तो सी लैंग्वेज जब आपकी चल रही है तब आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सी लैंग्वेज को प्रॉपरली पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम हो, LCM कैलकुलेट करने का प्रोग्राम हो, HCF कैलकुलेट करने का प्रोग्राम हो। इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम्स भी शुरुआत में हमें टफ लगते हैं, शुरुआत में ये भी इजीली बनते नहीं हैं, तो इनमें ही हमारा स्ट्रगल हो रहा होता है। तो दूसरों की देखा देखी अगर उस समय हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो डिप्रेस होकर वापस आएंगे और ऐसा लगेगा ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कब एंट्री लें। अगर आपने गलत समय एंट्री ले ली तो शायद आप डिस्करेज हो जाएंगे। तो अगर आप सही समय एंट्री लेंगे तो आपको चीज़ें बनेंगी भी और आप उसमें आगे भी बढ़ोगे। तो आप सी लैंग्वेज सीखते वक्त कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मत करिए। उस समय आप पहले सी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जैसी सी लैंग्वेज आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे जाइए और भूल कर भी यहाँ पर हार्ड या मॉडरेट प्रॉब्लम्स को टच मत करिए। शुरुआत में बिल्कुल ईजी प्रॉब्लम्स को आप पिक करिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, कोशिश करिए कि वहाँ पे ये फिल्टर होना चाहिए जिससे कि आप इजी प्रॉब्लम्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें और उन प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करिए। यकीन मानिए जो वहाँ इजी दिख रही हैं वो भी शुरुआत में आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगी और हो सकता है कि कोई एक प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व ही ना हो आपसे। कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं होती, तो आप वहाँ पर थोड़ा समय लेकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत ऐसे ही करिए बट ईजी प्रॉब्लम से करिए। और साइमल्टेनियसली आपका C++ की लर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। सी के बाद नेक्स्ट लॉजिकल लैंग्वेज जो आपको पढ़नी है वो C++ है।
तो C++ जब आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और अब आप स्विच कर रहे हैं लैंग्वेज में। अभी तक आप सी में प्रोग्राम्स बना रहे थे, अब आप C++ में प्रोग्राम बनाना चालू कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। यहां पे आपका C++ भी कंप्लीट हो गया होगा। C++ कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी होती है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस समय आप अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे, तो अब आपको डीएसए पढ़ने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में थोड़ा थोड़ा कभी कभी मॉडरेट प्रॉब्लम्स को टच करना है। यानी हफ्ते में एक कम से कम मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपका डेटा स्ट्रक्चर जैसे ही फिनिश होता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, उसके बाद अब आप C++ में अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो STL को भी पढ़ें और STL का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इससे ये होगा, एक तो आपको STL लाइब्रेरी का नॉलेज हो जाएगा, दूसरा आप डेटा स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, तीसरा ये होगा कि जो STL लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस बनी हुई हैं ये बहुत एफिशिएंट है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वहां पे एक चीज होती है टाइम कंस्ट्रेंट, यानी आपका प्रोग्राम का सॉल्यूशन रन होने में कितना समय ले रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, उसमें वो चेक करते हैं कि अगर ये डेटा हम इनपुट करेंगे तो कितना समय आपका प्रोग्राम रन होने में ले रहा है। तो अगर आपका प्रोग्राम ज्यादा समय ले रहा है, एक तयशुदा समय से ज्यादा समय ले रहा है, तो वो टेस्ट केस में फेल हो जाता है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो अब आपको समझ में आता है एफिशिएंसी का मतलब, और डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान आपको एफिशिएंसी का मतलब ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। तो अब आप समझते हैं कि मुझे जब प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें उसको एफिशिएंट कैसे बनाना है। तो STL लाइब्रेरी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा ये कि वो एफिशिएंट है, तो आपको खुद से लॉजिक नहीं बनाना पड़ेगा वहां पे, और बनी बनाई लाइब्रेरी को आप यूटिलाइज करके बहुत जल्दी भी प्रोग्राम बना लेंगे और एफिशिएंट भी प्रोग्राम बना लेंगे। तो ये दौर अब आपका चालू हो जाता है। तो अब आप इजी और मॉडरेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मेरा ये सलाह है कि कम से कम 1 साल आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लगातार करें, बिना रुके करें। कोशिश करें कि डेली कर सकें, डेली नहीं कर सकते तो कम से कम वीकेंड पे तो आपको करना ही करना है। तो ऐसे अगर आप एक साल मिनिमम की रेगुलरिटी बनाते हैं, फिर आपको मजा आता है तो आगे भी करिए, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना चाहिए। और आइडियली ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपको अचीव कर लेना चाहिए। लेट भी हो गए तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं तो एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अब ये जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उसमें आपको एक स्टोरी के रूप में प्रॉब्लम दी जाती है। तो देखिए, अब मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि अगर आप सीपी करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है। सीपी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो अगर मान लीजिए आप इसको करते हैं तो पहले तो वो स्टोरी वाली जो ड्रामेटाइज करके एक प्रॉब्लम बताई गई है उसमें से आपको डेटा फाइंड आउट करना है और प्रॉब्लम को समझना है, विच इज रियली चैलेंजिंग फॉर द बिगनर्स। यकीन मानिए शुरुआत में हमें वो इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के समझ में ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम है क्या। हालांकि उसमें नीचे लिखा रहता है कि आपको किस तरह का इनपुट मिलेगा, तो किस तरह का आउटपुट एक्सपेक्टेड है, कुछ सैंपल एग्जाम्पल भी देते हैं, वो सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। पर उस स्टाइल में, उस फॉर्मेट में लिखी प्रॉब्लम को पढ़कर समझना कि हमें एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, वो भी एक चीज़ है सीखने की, जो कि आप सीख जाते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव में जाते हो, ठीक है, कई सारी कंपनीज आजकल कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टाइल की प्रॉब्लम्स देते हैं रिटन एग्जाम में। तो जब रिक्रूटमेंट की बारी आती है तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने होते हैं जो आप सीपी में सॉल्व कर रहे हो। तो आपकी अगर सीपी की प्रैक्टिस है तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी लगता है। कई सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ही टेस्ट लेती हैं इस तरह का, और इस वजह से अगर आप फैमिलियर होंगे इस एनवायरनमेंट से तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। भले ही कई लोग ऐसे हैं जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो फैमिलियर नहीं थे इस एनवायरनमेंट के, इसलिए उनका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हैं अगर आप सीपी कर रहे हैं तो। एक और बेनिफिट जो सीपी करने से आपको मिलेगा वो ये है कि आप एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपका प्रोग्राम कई बार टेस्ट केस में फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज कि वो तयशुदा टाइम में रिजल्ट नहीं दे पा रहा है या ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो आपको अपने कोड को इम्प्रूव करना होता है, और वो इम्प्रूव करने के तरीके फिर आप ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वैसी प्रॉब्लम दी जा रही है आपको,
तो यहाँ सिर्फ इतना नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन के साथ साथ वो एफिशिएंट सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग आपकी हैबिट में आ जाता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दीज कंपनीज। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जो ज़्यादा अच्छा पैकेज दे रही हैं, तो उनको तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एफिशिएंसी का मतलब समझ में आना चाहिए। और एफिशिएंसी के दो मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम एंड मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द प्रोग्राम। तीसरा क्या होता है, इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कई जगह प्रॉब्लम्स को करने का भी एक समय होता है कि भाई आप इतनी देर में आपको सबमिट करना है। ये भी होता है कि आप जब उसको सबमिट करेंगे तो वो आपको 3 या 4 चांस ही दे रहे हैं कि 3-4 चांस के अंदर ही आपका फाइनल सबमिशन सही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड चांसेस मिल रहे हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इसमें आपकी जो स्किल सेट आती है वो इंटरव्यू में बड़ी काम आती है। कई कंपनीज के इंटरव्यूज बिल्कुल टाइम बाउंडेशन में होते हैं कि भाई आधे घंटे का इंटरव्यू है, इनको 3 प्रॉब्लम्स देनी है, 3 प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व करनी है। अब अगर ऐसे कोई इंटरव्यूज हो रहे हैं तो वहां पे ये स्किल सेट बहुत काम आता है, जिसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सीपी के कारण डेवलप हो चुकी है। और नो डाउट आप जब इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होने लगते हैं। और टिपिकल प्रॉब्लम्स, थोड़ी पजल नुमा प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके लॉजिक्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। और ये लॉजिक आपको काम आते हैं इंटरव्यूज में। और आप कोई प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं और कुछ अच्छा कोड लिखना है आपको, तो वहाँ पर भी काम आएगा। और डेफिनेटली ये सब पढ़ते पढ़ते आपकी ग्रिप बन जाती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी, क्योंकि अब आप इतनी प्रोग्रामिंग कर चुके होते हो उसकी, तो आपके उस पर कमांड आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, और उसकी लाइब्रेरी को भी आप याद कर लेते हो। यानी इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसकी लाइब्रेरी भी याद हो जाती है। जैसे एसटीएल लाइब्रेरी आपको याद हो जाती है कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। तो मेरा ये कहना है कि ईजी प्रॉब्लम और मॉडरेट प्रॉब्लम करनी है और ग्रेजुअली हमें इंक्रीज करना है, यानी ईजी से स्टार्ट करना है और थोड़ा टाइम लेने के बाद हम मॉडरेट प्रॉब्लम्स पर आएंगे। हार्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो सिर्फ क्या है, आपको अपने आप को चैलेंज करने में कई बार मज़ा आता है, तब आपको हार्ड प्रॉब्लम्स करनी होती हैं। तो कई लोगों को उसमें मज़ा आता है, करिए, बिल्कुल करिए, थोड़ी बहुत करना भी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे और वो नहीं बनेंगी तो जो डिप्रेशन आएगा और आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करने लगोगे, वो भी गलत है। इसलिए हार्ड प्रॉब्लम की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और उसमें कई बार टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप इजी और मॉडरेट प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्टिक रहें और कभी कभार आप हार्ड प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको सीपी की प्रॉब्लम्स करनी चाहिए? तो देखिए, C++ और जावा ये 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। करने को तो आप C में भी कर सकते हो, पर C में आपको लाइब्रेरी का सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। C++ में लाइब्रेरी का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे STL। जावा में आपको कलेक्शन मिल जाता है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। पाइथन जैसी लैंग्वेज में हम कर तो सकते हैं, लेकिन होता ये कि वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पाइथन इज कंपैरेटिवली अ स्लो लैंग्वेज, और इसलिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पाइथन को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अच्छा, मान लीजिए आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेरे कहने पे कर तो ली, लेकिन इसको करने के बाद इसका फ़ायदा उठाया कैसे जाए? तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 2 काम तो आपको करने ही करने। पहला काम यह है कि आप अपने रिज्यूम में इस बात को ज़रूर मेंशन करें कि आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या रैंक चल रही है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा होगा और आप उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट लिंक्डइन पर भी आप अपने अकाउंट में, अपने प्रोफाइल में इस चीज़ को मेंशन करें, बिकॉज ये चीज़ें ये बताती हैं कि आप जेन्युइनली पैशनेट प्रोग्रामर हो और बहुत सारी कंपनीज की नज़र फिर आप पे पड़ जाती है और आपके इस एक फीचर की वजह से आपको बेहतर मौके मिलने लगते हैं। तो मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सबको करनी है। जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है वो थोड़ा दूसरे साइड की चीज़ें जो सॉफ्टवेयर फील्ड की हैं, नॉन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जॉब या बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग वाले जॉब्स, वो उस पर ध्यान दें और अदरवाइज गिव अप ना करें, करते रहें इसमें ट्राई। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़रूर से करनी ही करनी है। तो अगर आपको मेरा सुझाव और मेरी बात सही लगती हो तो आप प्लीज़ कमेंट देकर मुझे अपने विचार भी बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अलावा और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। बिकॉज आप यूथ हैं, आप 10 जगह से ज्ञान ले रहे हैं, तो आपका कमेंट बहुत सारे लोगों को
नॉलेज देगा, उनको अवेयर करेगा कई चीज़ों के बारे में। तो कमेंट ज़रूर करिए, डिटेल में कमेंट करिए, बड़ा कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारे कोर्सेज कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे बना के रखे हुए हैं। मेरा पेड कोर्स भी होते हैं, लेकिन ये फ्री कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ बहुत सारे, और बहुत सारे आपको ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे कि आप फैंग कंपनीज़ में जा सकते हैं। आपने मेरे कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पिछले इसी चैनल पे पब्लिश्ड हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं माय सर जी के जिनके बहुत अच्छे पैकेजेस लगे हुए हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग गाइड कर पाते हैं कि कैसे आपको फैंग कंपनीज में जाना है। तो यदि आप भी फैंग कंपनी में जाने का सपना देखते हैं, बड़ी कंपनी, बड़े पैकेजेस का सपना देखते हैं और एम्बिशियस हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। तो इस पे जुड़े रहिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।